कल का मैच जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनको बहुत क्या कह सकता हूँ, उनके लिए अफसोस ही कर सकता हूँ मैं, जिन्होंने ये मैच लाइव नहीं देखा। जो मैच हुआ है रियल मैड्रिड और मैन सिटी के दरमियान, उस मैच के अंदर वो सब कुछ था जो एक न्यूट्रल को चाहिए था, और वो सब भी था जो एक फ़ैन को चाहिए था, लेकिन एक रियल मैड्रिड फ़ैन को। उसमें आप ये देखो कि रियल मैड्रिड जो है उसने ना सिर्फ उस चीज़ का जवाब दिया ऑन द पिच, जो डुअल्स थे जो थे, बाकी जो पूरी एक कंट्रोवर्सी थी, जो एक पूरा एक टॉकिंग पॉइंट था इस मैच को लेके, जो कि मैन सिटी ने मेरे हिसाब से और ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो उन्होंने टीफू लगाया है मैच की स्टार्टिंग से पहले, जिसमें वो क्लियरली इस चीज़ का इनविटेशन दे रहे हैं कि वो उसको एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये बात है, और हम माइंड गेम्स खेलेंगे विनीसियस के साथ और पूरी रियल मैड्रिड के साथ, ठीक है। तो अब कहने वाली बात ये थी कि क्योंकि अगर रियल मैड्रिड ये मैच हार भी जाती और एक कम स्कोर लाइन के डिफरेंस से हारती, तो उनके लिए बुरा नहीं था, क्योंकि बर्नाब्यूओ के अंदर पता है कि मैजिक ही होता है, ठीक है, रोनाल्डो ने भी कहा हुआ है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस गेम को उस स्पाइसी इवेंट्स जो हुए मैच के उससे हटा के बात करें, अगर हम पहले हाफ़ को देखें तो पहला हाफ़ जो है वो मेरे हिसाब से पूरा सिटी को जाता है। सिर्फ जो वो 10 मिनट्स का पीरियड था जिसमें रियल मैड्रिड को एक बहुत अच्छा चांस मिला था, जो कि मेंडी ने, मेरे हिसाब से तो उसको रियल मैड्रिड को लीड मिल जानी चाहिए थी और उसको एम्बाप्पे को पास करना चाहिए था, क्योंकि सीधी बात है उसका उल्टा पैर सही नहीं चलता तो सीधा पैर कहाँ से सही चलेगा। तो वो एक स्पेल था, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा डेंजरस चांस नहीं था। विनीसियस ने विंग के ऊपर 2-3 बार टेक ऑन किया अकेंजी को, जिसकी वजह से उसको इंजरी भी हो गई, जो कि उसकी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट हाफ अगर देखा जाए तो वो मुझे तो वाली वाइब दे रहा था जो सेमीफाइनल था 2022-23 का सीज़न, जो सेमीफाइनल था उसकी बहुत वाइब आई मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से मैन सिटी ने जो लाइनअप बनाई थी अपनी, उसके अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो उस कोई नया हो जो जनवरी विंडो में आया हो, ना उसमें मामूश था, ना उसमें गुशनॉफ था, ठीक है। तो मतलब उनका पूरा इंटेंट ये था कि हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल 11 खिलाएंगे, और जो कि उनके पास थी भी। अब ये बहुत बार ये कहा जाता है कि भाई मैन सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजरी स्टिकन है इस सीज़न, जिस वजह से वो रिदम नहीं पकड़ रहे, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस गेम के लिए मैन सिटी को 8 दिन मिले, 8 दिन बहुत बड़ा बात होती है, और 8 दिन के अंदर जो है वो मतलब पेप गार्डियोला से ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लान एग्जीक्यूट करेगा, तो उसने एक हद तक किया भी। लेकिन जहाँ तक ये बात होती है कि भाई फ़र्स्ट हाफ़ की, तो फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर जो है वो पोजेशन कम्प्लीटली मैन सिटी के पास था, और जो उनको लीड मिली उसमें सीधी बात है गार्डियोल का बहुत बड़ा हाथ था। गार्डियोल जो है वो मेरे हिसाब से उसकी बहुत अच्छी गेम थी, उसकी जो फ्लैंक के ऊपर रॉड्रिगो था उसको उसने तकरीबन पूरे गेम में क्वालिटी रखा, ठीक है। वो तो जब ब्राहिम डियाज आया और फिर जो उसने किया, खैर वो अलग बात है, लेकिन जो गार्डियोल की गेम थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग गेम थी, और उसके अंदर उसने ना सिर्फ डिफेंसिवली और अटैकिंगली भी वो बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहा था, क्योंकि उसने जो रन बनाया जिसपे उसने चेस डाउन की बॉल, वो मतलब अगर कोई भी ऐसा प्लेयर होता जिसको पहले से सेंटर बैक पेयरिंग ने ट्रैक करके रखा हो तो वो वाला रन नहीं बना सकता था। उसने पीछे से रन बनाया और उसी रन की वजह से डिफेंस अनलॉक हुआ। लेकिन क्रेडिट जैक ग्रिलिश को भी जाता है कि भाई उसने जो बॉल निकाली वो ऐसी 2 बॉलें निकाल चुका है, जो पिछला उसका FA कप वाला असिस्ट था डे ब्रुयने के लिए, वो बहुत ही सिमिलर था जो इस तरीके से उसने भी बॉल निकाली। तो वो तो खैर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उन्होंने लीड ले ली और उसके बाद भी उनके पास कंट्रोल था, जो फिर जैक ग्रिलिश इंजर्ड हो गया। अब उसका मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या हुआ, अपनी या तो उसका जो वेलवर्डे के साथ टैकल हुआ था शायद उसकी वजह से कोई मसला हुआ है, लेकिन वो तो खैर पता चलेगा। तो उसके बाद जब फिल फोडन आया तो फिल फोडन से मुझे लग रहा था कि उनकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी और कंट्रोल उनका काम हो जाएगा, लेकिन असली में ऐसा नहीं हुआ। और अगर उसका देखा जाए, हम फुल फोर्टन की हम बात कर रहे थे कि
मतलब वो आया तो उसने सरप्राइजिंगली अच्छी गेम खेली, क्योंकि वो मतलब इस सीज़न उसने वाली फॉर्म ट्रांसलेट नहीं कर पाया वो अपनी, जो पिछले सीज़न ऑफ कोर्स बहुत ही उसने अच्छा किया था। मतलब एक टाइम पे तो वो अर्लिंग हालैंड को भी आउटशैडो कर रहा था, ठीक है। तो मतलब वो बहुत अच्छा गया हाफ, और ये लग रहा था कि जो सेकंड हाफ है उसमें रियल मैड्रिड ज़रूर कोई ना कोई टेक्टिकल ट्विक करेगी, या मतलब पेप टॉक तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हुई, और मतलब जो गोल आया एम्बापे की तरफ से, वो एक बहुत ही स्क्रैपी गोल था, लेकिन वो ऐसा गोल था जो कि रियल मैड्रिड की कांस्टेंट प्रेशर का जो एक स्पेल था वो उसकी वजह से आया, क्योंकि मतलब जो हाफ का शुरू था उससे ही रियल मैड्रिड के एटीट्यूड में हमें डिफरेंस नज़र आ गया था। और ये हुआ था कि जो सबायोस था और कामाविंगा था, उसने मिडफील्ड को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया, क्योंकि जो पहला हाफ था उसके अंदर कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर जॉन स्टोन्स के पास था या अकेंजी के पास था, वो जो बीच में से वो निकाल रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है कि इसी वजह से उनको लीड भी मिली। और अगर हम सेकेंड हाफ पे जाएं तो सेकेंड हाफ के अंदर जो कांस्टेंट स्पेल ऑफ पोजेशन था उसका बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत की हाथ था, क्योंकि जो फ्री किक थी वो तो फ्री किक तो एक तरीके से लकी रहा रियाल कि जो फ्री किक थी उसने एक तरीके से बैक लाइन थी, जो ऑफ साइड ट्रैप था या ऑफ साइड की जो लाइन थी उसको डिस्टर्ब किया, क्योंकि जब वो बॉल को हिट की तो उसकी वजह से डिफेंसिव लाइन आगे बढ़ी। और जब सबायोस ने अच्छा पिक आउट किया एम्बापे को, एक तरीके का स्क्रैपी गोल था, लेकिन एक ऐसा गोल था जो कि रियल मैड्रिड डिज़र्व करती थी, क्योंकि उनका जो कांस्टेंट स्पेल ऑफ पोजेशन था वो इसीलिए था कि उनको कोई ऐसा एंड प्रोडक्ट मिले, क्योंकि उनका ओवरऑल गेम जब तक हम देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेटिव नहीं था, एक दो इंस्टेंस को हटा के। उसके बाद से जो एक फ्लरी आया गेम के अंदर, तो उसमें रियल मैड्रिड के एटीट्यूड में एक शिफ्ट आया। तो उस शिफ्ट की वजह से ये हुआ कि जब वो डिफेंसिव ब्लॉक में भी थे, तो ये कार्लो एंचेलोटी ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा कि जो थे वो हमने इस तरीके का हमने डिफेंसिव ब्लॉक रखा हुआ था जो हम नॉर्मली नहीं रखते। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने पिछले सीज़न मैन सिटी के साथ खेला था तो उन्होंने इससे ज़्यादा डीपर डिफेंसिव ब्लॉक रखा हुआ था। तो ये तो मुझे उनको पता था कि ये उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैन सिटी भी अपना स्पेल ऑफ पोजेशन रखेगी, और इसके साथ साथ वो कॉन्स्टेंटली ये करेंगे कि या तो डे ब्रुयन को बॉल खिलाएं या विंग्स के ऊपर ट्रांजिशन करके वो डिस्टर्ब करें जो डिफेंसिव ब्लॉक है। और जब कोवाचिच आया तो इस चीज़ में वो बहुत अच्छी तरीके से कामयाब भी हुए, क्योंकि उन्होंने जब एके को हटाया तो जो डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन में जो जॉन स्टोन्स था वो पीछे चला गया, और कोवाचिच ने रोड्री वाला रोल संभाला। तो जब वो आया तो उसकी जो एक कोवाचिच की बहुत अच्छी बात है, जो वो रनिंग विद द बॉल है, उसकी वो रनिंग ऑफ द बॉल तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। मतलब उसका जो पेस है, जो जिस तरीके से वो बॉल को लेके जाता है और कंट्रोल रख रहा है, स्पेशली वो अब ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है इस सीज़न, जब रोड्री की एब्सेंस के बाद उसको खिलाया गया उस पोजीशन में, तो उसको पता था कि किस तरीके से करना है। तो जब उन्होंने ये बॉल रखी और फिल फोडन वाला जो चांस था, वो असल में ये सबायोस का इमेच्योरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको ये कह सकते हैं कि वो रैश डिसीजन था उसका, क्योंकि जब उसने फिल फोडन को टैकल किया तो आगे वो कहीं नहीं जा रहा था। वो या तो वो जो उसने स्किल की थी उसके बाद वो आगे भी जाता तो राहुल एसेंसियो या च्यूमनी या मिडफील्ड का कोई जो बंदा था कामाविंगा, वो उसको क्लियर कर देता या पोजीशन हो जाता, तो उसको वो टैकल नहीं करना था। और जो पेनल्टी मिली वो एक तरीके से डिज़र्व थी, और उसका कोई वो नहीं बनता, डिबेट नहीं बनती। जो अगर हम एथलेटिको वाले मैच से कंपेयर करें उसकी, वो तो खैर उसकी तो अलग ही बात है। तो अगर उससे देखा जाए तो ये है कि ओवरऑल जो गेम था वो ऐसा लग रहा था कि गोल के बाद कंट्रोल में आ जाएगा। और पेप गार्डियोला का भी यही लगा जब उसने डे ब्रुयना को और सविनियो को हटा के मतलब फ्रेश फेसेस लेकर आया, मामूश वगैरह को लेकर आया, तो उससे यही लग रहा था उसको कि हम इस पे क्लोज कर लेंगे। हालांकि वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा रिज़ल्ट था जिस पे बिल्डअप किया जा सकता था बर्नाब्यू का विजिट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो और एंड में जो हुआ उसको तो मैं सीधी बात है कि डिफेंसिव फ्रेल्टी ही कहूँगा मैन सिटी की, क्योंकि जो पहला वाला था
क्या कहते हैं उसको, जो पहला गोल था वो एक कैजुअल सेव था मेरे हिसाब से एडिसन का। उसको गेम के अंदर होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि उसको अगर सेव रिलेटिवली इजी है तो वो उसको डेंजर जोन से बाहर करे, जो कि एक नॉर्मली एक गोलकीपर करता है। लेकिन उसने हैंड्स के बजाय चेस्ट का इस्तेमाल किया। वो बहुत ही एक कैजुअल वे लगी मुझे कि तुम मतलब इस तरीके से खेल लो जैसे कोई पार्क में खेलता है, या कोई FA कप का कोई राउंड है उसमें आप ऐसा कर रहे हैं कि अगर सेकंड बॉल आएगी तो डिफेंडर्स डील कर लेंगे। लेकिन ब्राहिम डियाज बहुत ही अलर्ट था, उसको पता था क्या चल रहा है, तो उसका वो बहुत अच्छा गोल था। और उसके बाद से ऐसा एक ना ओमनेस सी फीलिंग आ गई थी, एक एटी हेड के अंदर ना एक क्या कहेंगे डिलेरियम सा आ गया था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमें इस गेम के अंदर और भी मज़ीद धचका लग सकता है। और जो कि ऑब्वियस सी बातें हुआ, क्योंकि जो सेकंड बॉल थी कोवाचिच ने जो पीछे फ्लिक बैक किया बेलिंगम के हेडर के ऊपर, वो एक तो गुड इनफ नहीं था। ऊपर से रिको लुइस जो है वो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है कि वो, और इतना टॉल भी नहीं है अगर विनीसियस को कंपेयर किया जाए, कि वो हेडर जीत लेता। तो या अगर वो हेडर जीत भी लेता तो वो आगे जब बॉल जाती थी तो विनीसियस से वो हार ही जाता। तो 1v1 के अंदर ऑब्वियस सी बात है। और फिर एडिसन ने वो गलती की कि उसने जब वो आगे आया तो उसको आगे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो जिस लेन पे वो भाग रहा था विनीसियस, तो उसके साथ साथ रोमन डियाज भी भाग रहा था। तो उसका जो एंगल था वो प्योरली नहीं बना हुआ था कि वो 1v1 विद द गोलकीपर हो। लेकिन ऐसा था कि अगर एडिसन अपने आप को स्प्रेड करता और अपनी जगह पे रहता तो शायद गोल प्रिवेंट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। और जब वो आगे आया भी तो उसने ऐसा डिसीजन लिया कि उसने पीछे पूरी जगह खाली छोड़ दी, और बेलिंगम जो पीछे से रन बना रहा था उसको एक इजी टैप इन मिला। तो अब जो बात जो कहने वाली है वो ये है कि मेरे हिसाब से तो ये डन एंड डस्टेड है, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट वीक जब रियल बेर्नाबेऊ में उतरेगी अवे एंड, तो खैर उसका कोई अवे एंड जो होगा मैन सिटी का वो तो पता भी नहीं चलेगा कि वो है, क्योंकि जितना बड़ा स्टेडियम है, जितना बड़ा एटमॉस्फेयर है, तो वो तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। और इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस मैच के अंदर जो रियल ने अपनी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स को एक तरीके से छुपा लिया, कि इतनी अच्छी डिफेंसिव कलेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई यूनिट ने कि डिफेंसिव जो यूनिट था वो नेक्स्ट लेग के लिए मज़ीद बेहतर ही होगा जब रोडिगर वगैरह आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये गेम डन एंड डस्टेड था। और ये मेरे ख्याल से मैन सिटी का आखिरी स्टेज था इस टूर्नामेंट के अंदर, और उनको बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर। उसके लिए एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि मैन सिटी जो है वो पिछले सीज़न एट द वेरी टॉप ऑफ देयर गेम टू फ्रॉम बिकमिंग प्रैक्टिकल बॉटलर्स नाउ यार। तो इसकी भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए